Welcome back to my channel Dream World. In the last video, we have completed the topic of active passive. Now we are going to start another topic of English grammar that is very important topic. That topic is basically known as direct and indirect speech in the common language, but people also call it narration and it is also called reported speech. So let's begin our today's topic. Let's start the topic direct and indirect. I am writing a sentence. He says to me, comma, inverted comma, I have done my work. Full stop. Let's see an example of indirect speech. एग्जाम्पल लेते हैं. ही सेज टू का यहाँ टेल्स हो जाएगा. मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट होगा. आई को हम ही से चेंज करेंगे तो ही हैज डन हिज वर्क. तो फ्रेंड्स, इन दो सेंटेंस से हमें जो बात समझ में आती है वो ये है कि डायरेक्ट स्पीच वो होती है जब स्पीकर अपने खुद के वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है और जिसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है. तो डायरेक्ट सेंटेंस इज दैट सेंटेंस इन व्हिच द स्पीकर रिप्रेजेंट्स हिज ओन वर्ड्स एंड दिस सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच also uses comma inverted comma, while in indirect speech the speaker's words are represented by the third person. जो एक तीसरा इंसान होता है उसके द्वारा जो है स्पीकर के वर्ड जब रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है. और इसके अलावा इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके सेंटेंस के अकॉर्डिंग दैट इफ इस तरह के वर्ड्स का यूज किया जाएगा. जैसे जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी करेंगे हम समझेंगे कि कहाँ पे दैट का यूज होगा, कहाँ पे इफ का यूज होगा या कहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके कुछ भी यूज नहीं होगा. तो आप सिंपली इस बात को समझिए कि डायरेक्ट स्पीच वो होती है जब स्पीकर अपने खुद के वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दो लोगों में बात चल रही है, एक लिस्टर है एक स्पीकर है. तो स्पीकर के खुद के वर्ड्स है वो डायरेक्ट सेंटेंस है, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का यूज होता है. इसमें इसके अलावा सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, फुल स्टॉप का यूज होता है. जबकि इनडायरेक्ट स्पीच वो है जब स्पीकर के खुद के वर्ड्स कोई थर्ड पर्सन रिप्रेजेंट करता है तो वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है और इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होकर दैट इफ या कोई और ग्रामेटिकल वर्ड का यूज होता है. इसके अलावा चाहे सेंटेंस कैसा भी हो, इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज नहीं होता बल्कि हर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और वो लास्ट में फुल स्टॉप का ही यूज करता है. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो हम समझते हैं. सेंटेंस का जो ये पार्ट है सेज टू, ये होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब. क्या होता है ये? रिपोर्टिंग वर्ब. तो हमारा जो अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो पूरा इस रिपोर्टिंग वर्ब पर ही डिपेंड करता है. अगर ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट में ही कन्वर्ट होगा. लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है या फ्यूचर टेंस में है तब ही हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट होगा. आगे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये चीजें समझाऊंगी. फर्स्ट मैं आपको बस यही समझा रही हूँ कि क्या डायरेक्ट स्पीच है और क्या इनडायरेक्ट स्पीच है. इसमें मेन चीज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है. सेंटेंस का ये पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो नेक्स्ट पार्ट है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है. तो रिपोर्टिंग वर्ब पर सब कुछ डिपेंड करता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट प्रेजेंट में ही रहेगा या पास्ट के जिस भी टेंस में हम ले जाना चाहेंगे उसमें बनेगा या फ्यूचर टेंस में बनेगा. यहाँ तक हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आखिर होते क्या है. आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी. लेट्स मूव ऑन टू द रूल्स ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. हम सिर्फ टेबल्स देखेंगे, रूल्स देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के. तो सबसे पहले जो टेबल बनती है वो हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब की. कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब? इनडायरेक्ट सेंटेंस में जाके किस रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हो जाती है. मींस डायरेक्ट सेंटेंस में अगर सेज है
तो देखिए इनडायरेक्ट में भी सेज ही होगी। और अगर डायरेक्ट सेंटेंस में सेज टू है तो वो इनडायरेक्ट सेंटेंस में टेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में सैड है तो इनडायरेक्ट में भी वो सैड ही रहती है, बट अगर सैड टू है तो वो कन्वर्ट हो जाती है टोल्ड में। उसी तरह से विल से है तो वो विल से ही रहेगी। अगर विल से टू है तो वो विल टेल में कन्वर्ट होगी, विल टेल। उसी तरह से फ्रेंड्स, अगर यहां पर शैल से है तो वो शैल से ही रहेगी, और अगर शैल से टू है तो कन्वर्ट हो जाएगी वो शैल टेल में। तो ये थी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की टेबल। आप सभी इस टेबल को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इन टेबल्स को लर्न कर लीजिए, तभी हम नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच जो भी आप कहें उसको अच्छे से। Let's discuss the another table of direct and indirect, which is main verb. Means अगर डायरेक्ट में कोई सेंटेंस प्रेजेंट में इंडेफिनिट में है तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में वो किस टेंस में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये कंडीशन तब ही अप्लाई होगी जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। मीन्स सैड टू या सैड होगा, पास्ट में होगा, तभी हमारा जो मेन वर्ब है जो टेंस है वो भी कन्वर्ट होगा। अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो टेंस भी हमारा एज इट इज रहेगा। चलिए देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब मेन वर्ब कैसे चेंज होगी। अगर मान लीजिए डायरेक्ट में पहले प्रेजेंट के सारे ले लेते हैं फ्रेंड्स। कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में डायरेक्ट में दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट INDE से रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने इसको, तो वो इनडायरेक्ट में जाकर के पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ मैं आपको इनके स्ट्रक्चर लर्न कराती जाती हूँ, रिमाइंड करा देती हूँ। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब प्लस एस और एस का यूज होता था, और पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता था। ये मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की ही बात करूंगी यहाँ पर, बाकी आपको सारे रूल्स मैंने करा रखी है, आप उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कीजिएगा। अगर मान लीजिए डायरेक्ट में कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में CONT से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर, तो इनडायरेक्ट में जाकर के वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसका भी हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। स्ट्रक्चर इज MR प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या था? वाज और वर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर डायरेक्ट में कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा हो, प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा हो, तो इनडायरेक्ट में जाकर के वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। PERF से रिप्रेजेंट किया है मैंने यहाँ पर। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर रिमाइंड करते हैं। हैज और हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में आता था हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर डायरेक्ट में कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो वो इनडायरेक्ट में जाकर के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। रिमाइंड करेंगे स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। हैज और हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या था? हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। करते हैं पास्ट के डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस फॉर्म में जाके चेंज होंगे इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट, जिसे सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। ये हमारा चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। स्ट्रक्चर रिमाइंड कराने की अब नीड नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी करा दिया है आपको फर्स्ट टेबल में, प्रेजेंट में ही सारा रिमाइंड। अगर कोई सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और अगर कोई सेंटेंस डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में दे रखा है तो वो हमारा नो चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इनडायरेक्ट में भी वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। अगर कोई सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दे रखा है
तो वो भी इनडायरेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज एज इट इज। वो सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में भी जाकर के पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहेगा। बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में इतना कुछ भी खास नहीं होता, सेंटेंस ऐसे रहता है, बस विल का वुड और शैल का शुड हो जाएगा। बस इतना सा हमें चेंज करना है, बाकी का जो सेंटेंस जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, यहाँ पर मेन वर्ब की टेबल फिनिश हो जाती है। अब चलते हैं टेबल नंबर 3 की तरफ, जो है मॉडल वर्ब्स की टेबल। तो अगर डायरेक्ट सेंटेंस में मे का यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट में वो माइट का यूज होगा। अगर कैन का यूज हुआ है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में कुड का यूज होगा। उसी तरह से शैल है तो शुड, विल है तो वुड। मस्ट का मस्ट ही रहेगा, माइट का माइट, कुड का कुड, इसके अलावा ought to का ought to ही रहेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल ट्रुथ अगर दे रखे हैं, जो जैसा है, और हैबिचुअल ट्रुथ अगर दे रखे होंगे तो उनमें नो चेंज होगा, एज इट इज सेंटेंस रहेंगे। जैसे सेंटेंस होता है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यहाँ भी है, लंदन में भी, अमेरिका में भी, आज से 20 साल पहले भी सच था, आज भी सच है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं? वो ट्रुथ जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम हो, जो आज भी सच थे, 20 साल पहले भी सच थे, जो कभी बदलते नहीं है, वो हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। और हैबिचुअल ट्रुथ क्या होते हैं? हैबिचुअल ट्रुथ वो होते हैं जो हमारी हैबिट्स होती हैं, और हैबिट्स भी जनरली चेंज नहीं होती। तो इनमें हो जाएगा नो चेंज। नंबर 4 की बात करते हैं, चेंज इन टाइम, प्लेस एंड पोजीशन। डायरेक्ट में कोई सेंटेंस टुडे में है तो इनडायरेक्ट में वो कैसे चेंज होगा, यही सब हमें देखना है। तो डायरेक्ट में अगर टुडे है तो इनडायरेक्ट में जाके हो जाएगा दैट डे। डायरेक्ट में अगर नाउ है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा देन, THEN। डायरेक्ट में अगर जस्ट है तो इनडायरेक्ट में देन। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में यस्टरडे है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा द प्रीवियस डे। ये उसी तरह से अगर डायरेक्ट सेंटेंस में डेज एगो है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा डेज बिफोर। उसी तरह से डायरेक्ट में लास्ट मंथ है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा द प्रीवियस मंथ। आगे का समझते हैं। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में लास्ट ईयर है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा द प्रीवियस ईयर। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में टुमारो है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा, डायरेक्ट में होगा द कमिंग डे। अगर डायरेक्ट में नेक्स्ट डे है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा द कमिंग डे या द फॉलोइंग डे। आप जो चाहे वो लगा सकते हैं, मैं यहाँ फॉलोइंग डे का यूज कर देती हूँ। डायरेक्ट में अगर नेक्स्ट मंथ है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा द फॉलोइंग मंथ। डायरेक्ट सेंटेंस में अगर नेक्स्ट ईयर है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा द फॉलोइंग ईयर। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में दिस है तो ये सब टाइम की बात थी। अब बात करते हैं पोजीशन की और प्लेस की। दिस का हो जाएगा दैट इनडायरेक्ट में, दीज का दोज, हियर का
टिप देना चाहूंगी, अगर जस्ट नाउ दोनों वर्ड्स साथ में यूज हो रहे हैं, दोनों के लिए हम देन का यूज करेंगे, तो लेकिन हम दो बार देन का यूज नहीं करेंगे। जस्ट के लिए भी देन अलग करें, नाउ के लिए भी अलग देन करें, इनके लिए सिर्फ एक बार ही देन का यूज हो जाएगा। तो ये टेबल नंबर 4 की बात थी, टाइम प्लेस पोजीशन किस तरह से चेंज होंगे। अब बात करते हैं टेबल नंबर 5 की, चेंज इन प्रोनाउन। करते हैं टेबल नंबर 5 की, चेंज इन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन विल चेंज from the subject of the reporting word, means first person of the reported speech will change from the subject of the reporting word. Second person of the reported speech will change from the object of the reporting word. And if third person is used in the reported speech, then there will be no change. Third person will come as it is. ओके अब ये सारे जो एग्जाम्पल्स है, ये सारे जो रूल्स है, ये आपको अच्छे से लर्न करने होंगे। और जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिस तभी अच्छे से हो पाएगी जब आपको ये रूल्स अच्छे से लर्न हो जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नॉर्मली डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टफ फील होता है, वो इसलिए क्योंकि वो इन रूल्स को अच्छे से लर्न नहीं करना चाहते। तो ग्रामर तो बनी ही रूल से है, जिस तरह से मैथ्स में रूल्स रेगुलेशंस हैं, उस तरह से ग्रामर भी टोटली रूल्स पर ही डिपेंड है। तो आप इन रूल्स को अच्छे से लर्न कीजिए, चाहे टेंस हो, एक्टिव पैसिव हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सबके रूल्स लिखकर एक चार्ट पर अपने रूम में लगाइए। और जब आपकी आंखों के सामने वो चार्ट रहेगा तो डेफिनेटली आपको वो रूल्स लर्न हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इन रूल्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो मैं होप करती हूँ कि आप इन रूल्स को अच्छे से लर्न करके आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।